हरिजन शब्द संवैधानिक नहीं है। यह दलितों के लिए एक गाली है, सम्मान नहीं। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी भी पूजनीय नहीं हो सकता। अब सवाल ये उठता है कि ये हरिजन शब्द कहाँ से आया। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करने वाले हैं इसी शब्द हरिजन के बारे में। क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस हरिजन शब्द का मतलब क्या है? क्यों ये शब्द किसी के लिए गर्व की बात हो सकती है और किसी के लिए एक अपमानजनक धब्बा? जी हाँ, आज हम जानेंगे इस शब्द के पीछे की छिपी कहानी को, इसके पीछे के इतिहास को और इसके उपयोग पर छिड़े वाद विवाद को। और हाँ, अंत में हम बताएंगे उस घटना के बारे में जिसने भारतीय राजनीति का पूरा इतिहास ही बदल दिया। इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज जो बात होने वाली है शायद आपके जीने का नजरिया ही बदल दे। तो हम पहले बात करेंगे कि हरिजन शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई। इसका सबसे पहला उल्लेख हमें रामचरितमानस में मिलता है, जहाँ पर तुलसीदास ने इसे भगवान के भक्तों के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर 1930 के दशक में महात्मा गांधी ने इस शब्द को एक नया मोड़ दिया, यानी कि एक नया अर्थ दिया। महात्मा गांधी ने दलितों को अछूत ना कहकर हरिजन कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। उन्होंने हरिजन शब्द पर जोर देते हुए ये कहा कि वो मानते हैं कि इससे समाज में दलितों के प्रति सम्मान बढ़ेगा। फिर उन्होंने अपने अखबार का नाम भी बदलकर हरिजन रखवा दिया और कहा कि मेरे विचार से शूद्र शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, उसकी जगह हरिजन कहना सही है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इस शब्द पर विवाद तब खड़ा हुआ जब बाबा साहेब ने इसका विरोध किया। अब आप सबके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आएगा कि बाबा साहेब और महात्मा गांधी दोनों ही महापुरुष थे, फिर इनमें से एक सही और एक गलत कैसे? इन दोनों में इतना मतभेद क्यों और कैसे? सन 1930 के दशक में गांधी ने पूरे देश में यात्रा निकाली, जिसे कि हरिजन यात्रा का नाम दिया गया। गांधी के अनुसार इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज को यह संदेश देना था कि अछूत भी हमारे समाज का ही अंग है। लेकिन आप सोचिए, क्या सिर्फ नाम बदल लेने से समस्या का समाधान हो जाता है? कमेंट में इसके बारे में अपनी राय जरूर रखिएगा कि क्या आपके अनुसार गांधी का ये तर्क सही था या फिर कोई साजिश छिपी थी इस तर्क के पीछे। गांधी के इस कदम पर हर कोई सहमत नहीं था, क्योंकि गांधी के हरिजन शब्द का उपयोग दलित समाज में सभी को पसंद नहीं आया, खास करके बाबा साहेब को, क्योंकि बाबा साहेब का मानना था कि हरिजन शब्द एक और तरीके से दलितों को नीच वर्ग का दर्जा देने जैसा ही है। बाबा साहेब का तर्क था कि हरिजन कहना दलित समाज को फिर से भगवान और धार्मिक दया पर निर्भर बनाना है। बाबा साहेब ने इसे अपमानजनक बताते हुए कहा कि अगर आप उन्हें भगवान के बच्चे कह रहे हैं तो क्या आप उन्हें बराबर का मान रहे हैं? ये हरिजन शब्द समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग को और ताकत देता है, क्योंकि यह हरिजन को उनके द्वारा यानी कि भगवान के द्वारा दिया गया उपहार बना देता है। बाबा साहेब का यह मानना था कि यह हरिजन नाम दलित समाज की असली समस्याओं को छुपाने का एक तरीका है। बाबा साहेब ने इस हरिजन शब्द के खिलाफ कई बार अपने विचार रखे और इसे सामाजिक रूप से अस्वीकार्य बताया। फिर धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि इस हरिजन शब्द के प्रयोग से दलित समाज में असंतोष बढ़ने लगा था। गांधी को ये वहम था कि दलित इस हरिजन शब्द से खुश होंगे कि यह हरिजन शब्द का अर्थ भगवान के बच्चों से है। लेकिन दलित वर्ग ने इसे अपनी पहचान के प्रति असंवेदनशील बताया, और वहीं बाबा साहेब ने इस शब्द के खिलाफ खड़े होकर इस बात पर जोर दिया कि समाज को दया नहीं बल्कि मान, सम्मान, अधिकार और न्याय चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1982 में केंद्र सरकार ने इस हरिजन शब्द पर रोक लगाने की सिफारिश क्यों की थी और अदालत ने भी इसे अपमानजनक क्यों बताया? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी बात करेंगे कि जब इस हरिजन शब्द का 1930 और 40 के दशक में उपयोग तेजी से बढ़ा तो गांधी ने इसे सुधारवादी भाषा के रूप में पेश कर दिया।
लेकिन वहीं दूसरी ओर दलित समाज इसे अपने लिए एक नया लेबल मानने लगा, जो कि उनकी सामाजिक पहचान और गरिमा को कमजोर करता था। बाबा साहेब जैसी महान हस्तियों ने और नेताओं ने इस शब्द का सख्त विरोध किया। उन सभी का ये कहना था कि ये हरिजन शब्द दिखावटी सहानुभूति का प्रतीक है, जो कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है। यही बाबा साहेब के विचारों ने इस विवाद को और गहरा कर दिया और उन्होंने इस शब्द को अपमानजनक करार दिया, क्योंकि यह दलितों को भगवान की दया पर निर्भर रहने का संकेत देता था, बजाय इसके कि वे अपने अधिकारों के प्रति लड़ें। 1960 और 70 के दशक तक हरिजन शब्द का विरोध राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बढ़ने लगा। इस विरोध को और भी धार मिली जब 1980 के दशक में विभिन्न दलित संगठनों ने इसे कानूनी तौर पर चुनौती देना शुरू कर दिया। 1942 में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आदेश जारी किया। इस आदेश में साफ कहा गया था कि सरकारी दस्तावेजों और भाषणों में दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल बंद किया जाए। ये आदेश जारी करने का तर्क ये था कि ये शब्द न केवल अपमानजनक हैं, बल्कि दलित समुदाय को उनकी पहचान से भी दूर करता है। 2010 में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने फिर से दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें हरिजन शब्द के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया गया। इसके बाद कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपमानजनक करार देते हुए सरकारी रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थानों पर इसके प्रयोग पर पाबंदी लगा दी कि हरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जाति के लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। यह शब्द उनके खिलाफ भेदभाव का पर्याय बन चुका है और इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। हरिजन शब्द पर कानूनी प्रतिबंध ने समाज में बड़े बदलाव किए और दलित संगठनों ने इसे अपनी जीत के रूप में देखा, क्योंकि यह शब्द उनके दर्द और संघर्ष की याद दिलाता था। इतना ही नहीं, बड़ा सच ये भी है कि गांधी के विचारों के समर्थक का एक बड़ा हिस्सा गांधी के विचारों को एक सुधारवादी कदम मानता रहा। आधुनिक भारत में हरिजन शब्द का प्रयोग आज भी कई जगहों पर लोग इस शब्द का अनजाने में या फिर आदत के अनुसार कर बैठते हैं, लेकिन जैसे ही इसका उपयोग होता है यह विवाद का कारण बन जाता है। आप इस पर खुद भी विचार कीजिए। अगर कोई मुख्यमंत्री जो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है और इस हरिजन शब्द का प्रयोग करता है, तो क्या ये सही है? आपका जवाब क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि हमारे लिए आपकी राय जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक भाषण में हरिजन शब्द का प्रयोग किया। फिर क्या था? इस घटना ने एक बार फिर इस शब्द के उपयोग को लेकर फिर से विवाद खड़ा कर दिया। पूरे YouTube पर आप इस भाषण का जोरदार प्रदर्शन भी देख सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि हरिजन बस्ती में जाकर मैंने वहां मिष्ठान का वितरण किया। इस बयान के बाद दलित नेताओं और संगठनों ने इसे मुख्यमंत्री की जातिवादी मानसिकता और संवैधानिक अज्ञानता करार दिया। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति शब्दों का उपयोग दलित समुदाय के लिए किया गया है। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस बात पर जोर दिया था कि दलितों को उनकी असली पहचान और सम्मान मिलना चाहिए, ना कि कोई दया या कृपा। जब हरिजन शब्द का प्रयोग होता है तो यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। एक ऐसा क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। हरिजन शब्द पर बहस और विवाद तब अपने चरम पर जा पहुंचा जब 1987 की एक घटना ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इसे निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। यह घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती के उदय और दलित आंदोलनों के सशक्तिकरण का प्रतीक बनी। सितंबर 1987 में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन में एक 3 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जातीय भेदभाव को खत्म करने और दलितों को समाज में सम्मान दिलाने के उपायों पर चर्चा करना था। राजनारायण, जो कि उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे और इस सभा के मुख्य वक्ता थे, उन्होंने अपने भाषण में बार बार दलितों को हरिजन कहकर संबोधित किया।
उस सभा में मायावती भी मौजूद थी। उस वक्त वे वामसेव दलितों के लिए काम करने वाले संगठन की सदस्या थी। फिर जब मायावती को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही राजनारायण के शब्दों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा, जब संविधान निर्माता बाबा साहेब ने अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया है तो कोई भी नेता हमें हरिजन कहने का अधिकार कैसे रखता है। मायावती के इस साहसिक कदम ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींचा। सभा में बैठे सभी मौजूद लोगों ने तालियां बजाई और राजनारायण की पार्टी के खिलाफ नारे भी लगाए। इस घटना ने मायावती को एक अलग और एक नई पहचान दी। कांशीराम, जो वामसेव के संस्थापक थे, उन्होंने मायावती की इस बेबाकी को देखा और समझा कि उनमें एक सशक्त नेता बनने की क्षमता है। इसके बाद कांशीराम ने मायावती को राजनीति में लाने का फैसला किया। मायावती ने एक साधारण शिक्षिका से लेकर देश की सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। मायावती की यह घटना केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि यह पूरे दलित आंदोलन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले दलित समाज अपने अपमान को चुपचाप सहता था, लेकिन मायावती ने कर दिखाया कि अगर सही मंच पर सही तरीके से विरोध किया जाए तो बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। मायावती के इस कदम का असर राजनीति पर भी पड़ा और धीरे धीरे हरिजन शब्द का प्रयोग बंद हो गया। क्या आपको पता है कि मायावती ने उस समय राजनारायण को संबोधित करते समय क्या कहा था? उन्होंने कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसे पॉजिटिव सेंस में लें तो हम हरिजन यानी कि ईश्वर की औलाद हैं, तो क्या बाकी सब शैतान की औलाद हैं? ये सब सुनकर दलितों की लड़ाई ने एक नई राह और एक नई गति पकड़ी। बहुजन समाजवादी पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल उभरा जिसने दलितों की आवाज को सशक्त किया। यह घटना गांधी और बाबा साहेब के विचारों के बीच एक और विभाजन रेखा खींचती है। जहां गांधी हरिजन शब्द को एक सहानुभूतिपूर्ण कदम मान रहे थे, वहीं बाबा साहेब ने इसे एक अपमानजनक संज्ञा करार दी। इस विवाद ने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सहानुभूति की बजाय सम्मान और समानता अधिक महत्वपूर्ण है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि भाषा का हमारे समाज और व्यक्तित्व पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। शब्द केवल संवाद का माध्यम ही नहीं, बल्कि वे पहचान, गरिमा और सम्मान के वाहक भी हैं। मायावती जैसी नेता ने दिखाया कि नेतृत्व का मतलब न केवल समस्याओं को समझना है, बल्कि उन्हें दूर करने के लिए साहसिक कदम उठाना भी है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि संविधान के शब्द केवल कागज पर लिखे गए कानून नहीं हैं, बल्कि समाज के आदर्श और मूल्यों के प्रतीक हैं। क्या आज भी हमारे समाज में हरिजन जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? हम इन्हें रोकने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं? ये सवाल सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि ये सवाल पूरे देश के लिए है। हरिजन शब्द को इतिहास में एक विवाद के रूप में देखें, लेकिन ये भी याद रखें कि ये विवाद हमें हमारी भाषा, सोच और समाज को सुधारने का एक अवसर देती है। अब वक्त आ गया है कि हम बाबा साहेब के विचारों को अपनाएं और एक समान और सम्मानजनक समाज की ओर बढ़ें। हरिजन शब्द मानवीय नहीं है। हरिजन शब्द का सत्यता से कोई मतलब नहीं है। हरिजन शब्द का सदाचार से कोई मतलब नहीं है। हरिजन शब्द हर तरीके से घृणित है, हर तरीके से निंदनीय है। इसीलिए बाबा साहेब ने संविधान में भी इस शब्द का समर्थन नहीं किया। बाबा साहेब के ये विचार अगर आपको पसंद आए हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ये बात आगे तक बढ़ाएं और साथ में आपको कैसी लगी ये वीडियो इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पहले पता चल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।